यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये यूपी पीसीएस के यहाँ पर जो टेस्ट है दृष्टि है इसका, ठीक है। टेस्ट नंबर यहाँ से 2 देख रहे थे, ठीक है। टेस्ट 2 इसका पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था, 72 क्वेश्चन तक यहाँ से कवर कर लिए थे, राइट। स्टार्ट करेंगे 73 नंबर क्वेश्चन से, 73 से लेकर 150 तक पूरे यहाँ से कवर करेंगे इसको, राइट। तो यहाँ से देखते हैं टेस्ट नंबर 2, और यहाँ से जो टेस्ट 1 है मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में करा चुका हूँ, और उसके बाद संस्कृति जो है उसको भी पहला दूसरा करा चुका हूँ, और अपना जो यूकेटी है है इसका भी मैं आपको करीब 5 पेपर करा चुका हूँ, ठीक है। मे का इसके करीब 3-4 पेपर करा दिए, तो इसे करके करीब 12 से 15 पेपर यहाँ पर पूरे हो गए, राइट। अगला पेपर जो लाएंगे वो मे का इसका यहाँ पर रहेगा यूपी पीसीएस का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, जैसे कि डेली का टारगेट रहता है, अभी विंटरशिप जो प्रोग्राम में टारगेट रहता है वो मैं आपको डेली देता रहता हूँ टेलीग्राम पे, कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको एक दिन के हिसाब से कवर करनी है, ठीक है। एकदम सिलेक्टेड चीज़ें जो हैं, तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल भी आप। स्टार्ट करते क्वेश्चन 73 नंबर से। 73 है, मादक पदार्थों की तस्करी का सामना करने और पुनर्वास का समर्थन करने के लिए हाल ही में शुरू की गई संकल्प पहल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ये जो पहल है ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ने के लिए बड़े मुद्दे को है कदम उसके लिए करके मादक पदार्थ के सेवन को पीड़ित जो हमारे हैं पुनर्वास को सहायता करने के लिए संकल्प पहल यहाँ पर शुरू की है, ठीक है। पहली बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो इस पहल के तहत यहाँ पर सिरमौर जिला है उसके पच्छाद उपखंड और उपमंडल में कोटला जो हमारे बड़ोग राज्य स्तरीय मॉडल है उसमें नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र यहाँ पर स्थापित यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ से ये प्रभावित जो हमारे व्यक्ति हैं उसमें समाज में पुनः एकीकरण और यहाँ पर अपने जो युवा हैं नशीली दवाओं को लेकर के यहाँ पर खतरे से बचाने के लिए यहाँ पर राज्य की जो व्यापक प्रतिबद्धता है उसको दर्शाएगा। तो तीनों बात यहाँ से याद रखनी है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा 74 का आंसर डी, ये मिथुन चक्रवर्ती। डी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया था, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा डी यहाँ से करेक्ट आंसर। 2022 वाला था, ये 24 में दिया हुआ है, कब दिसंबर में, सॉरी अक्टूबर में, ठीक है, 8 अक्टूबर को। मिथुन चक्रवर्ती थे, ये लगभग 5 दशकों में एक सिनेमैटिक जर्नी के साथ यहाँ पर गंभीर से लेकर जो सामान्य पात्र हैं उसके लिए यहाँ पर विशिष्ट ऊर्जा और बहुमुखी यहाँ पर प्रतिभा को लेकर के कई भूमिकाएं निभाई थी, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होता है ये हमारा सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान को मान्यता प्रदान करता है। क्वेश्चन 75, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनेको एक्सपेरिमेंट वेधशाला जो इसके बारे में विचार करना है। मेस एमएससी जिसको बोलते हैं, ठीक है। एमएससी जो मेस है हमारा विश्व का सबसे ऊंची स्थिति वाला इमेजिंग चेरेनेकोव टेलीस्कोप है जिसे उच्च ऊर्जा गामा किरणों को अध्ययन करने के लिए पर डिजाइन किया गया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी एकदम करेक्ट है क्योंकि इसका प्राथमिक उद्देश्य होगा कि हमारी जो उच्च ऊर्जा है उसी गामा किरणों और ब्लैक होल जो सुपरनोवा जैसे हैं गामा रे जो फटने जैसे यहाँ पर हैं स्थिति में उनके ब्रह्मांड की घटनाओं का अध्ययन करना करेक्ट है। ये वेधशाला विश्वदेशी रूप से भाभा परमाणु अनुसंधान बार्क द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL द्वारा बनाई गई सहयोग से। सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। ये हमारी मेज क्या होगी, ये उन्नत खगोल विज्ञान और भारत की आत्मनिर्भरता की खोज का एक महत्वपूर्ण कदम है। ये प्रतिनिधित्व करता है कि यहाँ पर जो हमारे मल्टी मैसेंजर खगोल भौतिकी है उसकी भारत की वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ करना और अच्छा बनाना, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट हैं। 75 का आंसर क्या होगा, पूछे कौन सा सही होगा, तो दोनों सही है, सी। 76, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT निम्नलिखित में से किस संस्थान या किस स्थान पर अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने के लिए तैयार है। आंसर हो जाएगा 76 का ये तैयार है दुबई में, ठीक है। भारतीय हमारा जो विदेश व्यापार है ये संस्थान IIFT ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संस्थान है। ये याद रखना, मिनिस्ट्री आपसे पूछ सकता है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपका ये प्रमुख संस्थान है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संस्थान। आप 1-4 पेपर में लिख भी सकते हो कुछ पॉइंट है ना जो यहाँ पर आते जा रहे हैं और एग्जाम टाइम पे आप इसको रिवाइज कर सकते हो। अपना पहला विदेशी परिसर दुबई के एक्सपो सिटी में यहाँ पर स्थित भारत मंडप में स्थापित कर रहा है, ठीक है। तो सी यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। इस पहल में IIFT और UAE सरकार के बीच यहाँ पर 3 अक्टूबर 2024 को हस्ताक्षरित एक समझौते पर ज्ञापन किया गया था, मतलब हमारा जो MOU साइन होता है वो किए गए थे, ठीक है। दुबई परिसर लघु और मध्यम अवधि की प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पेशकश कर यहाँ पर शुरू किया जाएगा जो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काफ़ी ज़्यादा विस्तार करेगा। सी यहाँ से करेक्ट होगा, तीनों बातें याद रखनी है। 77, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा 77 के आंसर से ये संबंधित है बैडमिंटन,
बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैयद मोदी इंटरनेशनल हमारा एक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 300 टूर्नामेंट है, 300 टूर्नामेंट है, जो प्रतिवर्ष, याद रखना है कब, प्रतिवर्ष, की पॉइंट है। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। आपसे बोलेगा ये हर 2 साल में लखनऊ में आयोजित किया जाता है, तो गलत है, हर प्रतिवर्ष यहाँ पर बोलेगा कि कहीं भी आयोजित किया जाता है, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ठीक है, सेकंड बात, पूर्व भारतीय बैडमिंटन चैंपियन सैयद मोदी के नाम पर यह टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन जो कैलेंडर है का एक प्रतिष्ठित स्तरता बन गया है। ठीक है, वर्ष 2024 में जो संस्करण था इसमें पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और महिला युगल जोड़ी टीम जो थी ट्रीसा जॉली ने गायत्री गोपीचंद के खिताब यहाँ पर जो प्राप्त किए थे, जिसे वर्ष के लिए यहाँ पर खेल का जो भारत के खिलाफ यहाँ पर कमी की समाप्त हो गई थी। मतलब यहाँ पर जो जिससे यहाँ पर क्या था, वर्ष के लिए जो खेल का उसे भारत में कमी यहाँ पर जो समाप्त हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर इसमें भाग लिया था। ठीक है, और विशेष रूप से यहाँ पर जो ट्रीसा और गायत्री थी वर्ष 2009 में टूर्नामेंट की शुरुआत भी की थी उन्होंने। ठीक है, और यहाँ पर ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला की जोड़ी भी बन गई थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो खास है याद रखना है। 78 प्रोबा 3 मिशन के संबंध में विचार करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो और यूरोपीय हमारी एजेंस एजेंसी से यूएसए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी उसकी एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य होगा कि 2 उपग्रह का उपयोग करके अंतरिक्ष में उड़ान भरने और सटीक फॉर्मेशन को फ्लाइंग मिशन को करना होगा। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से देखो प्रोबा 3 जो मिशन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक पहल है, ये दुनिया का सबसे पहला सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। पहली बात सही है। ठीक है, मतलब पहली लाइन यहाँ से सही है। उसमें क्या होगा, हालांकि इसे भारत PSLV यहाँ पर C-59 रॉकेट द्वारा जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है उसके माध्यम से यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात याद रखना है। और यहाँ पर लेकिन जो हमारा प्रोबा है 3 है, ये पूरी तरह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है, ना कि इसरो का। ये बात की पॉइंट है, एकदम लिख लेना है, आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से की पॉइंट ही गलत होते हैं। अगर इतना बार स्टेटमेंट दे रहा है तो यहाँ से कहीं ना कहीं छोटा सा की पॉइंट छिपा होगा, यहाँ से गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो याद रखना है, गलत आपका नहीं करना है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, मतलब गलत है। ठीक है, दूसरी बात 78 की दूसरी बात है, ये मिशन जो है सूर्य की कोरोना का अध्ययन करने के लिए 150 मीटर लंबा सौर कोरोनोग्राफ तैनात करना शामिल है इसमें। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पहली गलत थी, सेकंड यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये मिशन का उद्देश्य 150 मीटर लंबे जो हमारे कोरोनोग्राफ सेटअप है उसको उपयोग करके सूर्य की कोरोना का अध्ययन करेगा। ठीक है, याद रखना है। आंसर समझ जाएगा हमारा, सही पूछा है तो केवल 2 बी। 79 हाल ही में समाचारों में रहा राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आयोजित किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जो गलुरु राष्ट्रीय मिशन MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम है इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसके आयोजन संयुक्त रूप से निम्नलिखित द्वारा किए थे, जैसे कि यहाँ पर वित्त मंत्रालय उसका अंतर्गत यहाँ पर वित्तीय सेवा विभाग होगी। सेकंड बात यहाँ पर जो भारतीय लघु उद्योग है विकास बैंक वो भी यहाँ पर इसमें शामिल होगा। तो यहाँ से दोनों बातें याद रखनी है। और यहाँ पर जो कार्यक्रम है ये सूक्ष्म और लघु मध्यम जो होंगे उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आंसर 79 का सी। 80 निम्नलिखित में से किसने हाल ही में स्नूकर खेल से संबंधित सोंगहे सिंगापुर ओपन खिताब 2024 जीता है। आंसर हो जाएगा 80 का डी, पंकज आडवाणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्विस्ट जो हमारे पंकज आडवाणी ने फाइनल में सिंगापुर में जो KZN ओंग है उनको 5-1 से स्कोर से हराकर प्रतिष्ठित जो सोगाहे सिंगापुर ओपन 2024 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 81 वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में नव उद्घाटन किए गए खेल परिसर में कौन सी सुविधा शामिल नहीं की गई थी। आंसर हो जाएगा 81 के यहाँ पर गोल्फ कोर्स यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 82 सखी निवास छात्रावास पहल किस राज्य में सरकार द्वारा महिला कल्याण के अभियान का हिस्सा होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का यहाँ से ये होगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए यहाँ पर सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करने हेतु यहाँ पर मिशन शक्ति 5.0 के तहत यहाँ पर सखी निवास छात्रावास यहाँ पर सुविधा शुरू की है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र सेज की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को चयन किया गया। आंसर हो जाएगा 83 का यहाँ से ये किया गया है 6 जिलों का चयन। ठीक है, एक तो पहला लिखते जाओ लखनऊ, दूसरा गोरखपुर, तीसरा अयोध्या, चौथा आगरा, पांचवा गौतम बुद्ध नगर और छठा बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा क्षेत्र जो है वो यहाँ पर स्थापित करने की घोषणा बना रही है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 83 का बी स्टेटमेंट करेक्ट है। 84 न्यू नोएडा विकास
योजना के अंतर्गत शहरी एवं औद्योगिक विकास के लिए किन 2 जिलों में शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा 84 का यहाँ से करेक्ट आंसर बी, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2041 तक, ठीक है, वर्ष 2041 तक आवासीय और औद्योगिक हमारी और लॉजिस्टिक जो हमारी बुनियादी ढांचे हैं इनको बढ़ाने के लिए उद्देश्य से नोएडा सिटी के यहाँ पर विकास को मंजूरी दे दी है। ठीक है, यह परियोजना 209.11 किलोमीटर में विस्तृत होगी, जिसे गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों को यहाँ पर 84 गाँव में शामिल होंगे इसमें। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होगी, है ना? इसकी विशेषता होगी, पहला, यहाँ पर ये जो शहरी योजना है भविष्य में विकास को समायोजित करने के लिए संतुलित आवासीय स्तर पर जोर देगी। सेकेंड बात, ये सभी वर्गों के लिए पर सस्ते आवास विकल्प प्रदान करेगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, 85 देखते हैं। 85 है, हाल ही में किस राज्य ने शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम भारत का राज्य बनने के लिए उद्देश्य से एक अभियान शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा 85 का आंसर बी स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक वर्ष के भीतर शून्य गरीबी, जीरो पॉवर्टी जिसको बोलते हैं, प्राप्त करने वाला यहाँ पर भारत का पहला राज्य बनाने के लिए यहाँ पर महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत याद रखना है। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य क्या होगा? पहली बात, उद्देश्य होगा कि यह हमारा पहल प्रत्येक ग्राम पंचायत के सबसे कमजोर आर्थिक स्थिति वाले जो परिवार है उसकी पहचान करना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना, जिससे उनकी सहायता की जा सके। सेकेंड बात, डिजिटल एकीकरण कैसे होगा? शून्य गरीबी ये पोर्टल है, जीरो पॉवर्टी हमारा जो इंडेक्स है, इसमें फैमिली आईडी पोर्टल के साथ यहाँ पर जोड़ा जाएगा इससे। ठीक है, ताकि जो डेटा प्रबंधन है उसको सुव्यवस्थित और सुनिश्चित किया जा सके और जरूरतमंद जो परिवार है जिन्हें राशन कार्ड की आवश्यकता है उनको यहाँ पर कुशलता से सहायता दी जा सके। तो 2 पॉइंट हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आंसर 85 का बी। 86, भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? आंसर हो जाएगा 86 का आंसर जो किया गया था ये राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले संस्करण का जो शुभारंभ था 28 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय भवन जो निलयम सिकंदराबाद हैदराबाद में है। ठीक है, यूपी वाला सिकंदराबाद नहीं है। ठीक है, याद रखना है, हैदराबाद में। आप लोग सोचो यूपी में कहाँ बन गया इस राष्ट्रपति भवन जो निलयम है, राइट? तो हैदराबाद में भारत की जो राष्ट्रपति द्वारा जो किया गया था यहाँ पर सिकंदराबाद में। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 87 नंबर, बहुत लोग तो सिकंदराबाद देखा होगा, सोचा होगा कहाँ सिकंदराबाद में चलते हैं देखने, है ना? तो यहाँ पे याद रखना है सिकंदराबाद नहीं होगा, मतलब यूपी वाला नहीं होगा। 87 नंबर है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में राज्य की नई ऊर्जा नीति के तहत प्रमुख सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है? राइट, आंसर क्या होगा? आंसर ऐसा हो जाएगा बुंदेलखंड, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन है उसको गति देने के लिए यहाँ पर प्रमुख सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जैसे कि यहाँ पर सोलर पार्क की स्वीकृति देना। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर जो इन योजनाओं को लेकर के पर बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाएं प्रस्तावित है जो 1500 हेक्टेयर से अधिक यहाँ पर क्षेत्र में विस्तारित होंगी। ठीक है, याद रखना है, आंसर सी करेक्ट है। 88 नंबर, वर्ष 2024 में यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कौन सा देश भागीदार राष्ट्र था? आंसर क्या होगा? 88 का आंसर हो जाएगा हमारा ये वियतनाम, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यूपी अंतर्राष्ट्रीय मानव व्यापार जो मेला था 2024 की शुरुआत उत्तर प्रदेश में एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में उभरने को प्रदर्शित करने हेतु यहाँ पर की गई थी, जिसमें एमएसएमई को एक जिला उत्पाद हमारा जो एक जिला एक उत्पाद मतलब जो वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, राइट, तथा भौगोलिक संकेतक जो हमारे GI उत्पाद है उसको विशेष रूप से जोड़ दिया गया था। तो आंसर क्या होगा? यहाँ से सी, यहाँ से 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 89, किस मंत्रालय ने महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया है? आंसर होगा 89 का सी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके माध्यम से NH44 पर नागपुर में जो हमारा ऑक्सीजन बर्ड पार्क है इसका उद्घाटन किया है। राइट, तो आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट होगा। यह पहल का उद्देश्य होगा कि हाईवे के पास जो हमारे ग्रीन जो लंग्स होते हैं, हरित जो फेफड़े पट्टी होती है, इनको विकसित करना, जिससे तीव्रता से जो बढ़ने वाले हमारे ऑक्सीजन और उत्पादित जो हमारे पेड़ हैं वो लगाए जाएं और परिणामस्वरूप यहाँ पर जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारा वायु प्रदूषण कम होगा। सी यहाँ से आंसर होगा। 90 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना का उद्देश्य ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से युवा उद्यमिता को बढ़ावा देना है? आंसर हो जाएगा 90 का आंसर सी स्टेटमेंट
एम युवा योजना ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। मुख्यमंत्री द्वारा युवा उद्यमी विकास जो योजना अभियान है एम युवा, ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य कुशल और शिक्षित युवाओं को सशक्त बनाने के लिए उद्यमिता 5 लाख रुपए तक यहाँ पर जो ब्याज है वो मुफ्त ऋण प्रदान करेगा। ये वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1000 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन के साथ वहाँ पर ये योजना प्रति वर्ष 1 लाख नए युवा जो उद्यमी होंगे उनको तैयार करने के लिए यहाँ पर एमएसएमई विकास को प्रोत्साहन करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, याद रखना है। आंसर सी करेक्ट है। 91 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषाओं में सूची में शामिल नहीं की गई है? 5 भाषाओं में से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 91 का ऐसे ये कन्नड़ यहाँ से करेक्ट है। नवीनतम जो हमारे अपडेट है उसमें केंद्रीय कैबिनेट शास्त्रीय जो हमारी भाषा है उसकी सूची में 5 नई भाषाओं के रूप में शामिल करने की यहाँ पर मंजूरी दी गई। एक तो पहला मराठी, नोट कर लो पॉइंट आप, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत, चौथा असमिया और 5वां बंगाली, ठीक है। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा डी, कन्नड़ पर नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं टेस्ट करा रहा हूँ, टेस्ट आपको एक पेज A4 पेज लेके बैठना है, कोई पॉइंट अगर नहीं होता तो आपको लिखते जाना है, एग्जाम टाइम में यही काम आएगा, है ना। बहुत लोग क्या है कुछ भी अभी कुछ चैनल है कुछ भी लोग बता रहे हैं ये करना है ऐसा करना, नहीं, मैं आपको सिलेक्टेड चीज़ बता रहा हूँ जो इससे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। A4 पेपर लेने जो मैं टेस्ट कराता जा रहा हूँ, जो कुछ पॉइंट आपको नहीं जो आ रहे हैं सब पूरे नहीं नोट करने, जो आपको नहीं पॉइंट आ रहे हैं वो पॉइंट आप यहाँ से अपने नोट करते जाओ कि हाँ ये पॉइंट में इसना मतलब एडिशन पॉइंट यहाँ पर है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताता जा रहा हूँ वो सब आप नोट कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं कि पेपर में क्वेश्चन सेम पूछे जो लिखा हुआ है, राइट। वही बोलता हूँ यहाँ पर जो A4 पेपर जो भी टेस्ट कराऊँ मैं A4 पेपर आपको लेके बैठना है, ठीक है। लेके बैठने के बाद आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन का डाउट हो रहा है कुछ हो रहा है आपको यहाँ से लिखते जाना है, जो डाउट हो रहा है वहाँ पर डी बना दो, ऐसे करके ऊपर लिख दो डी बराबर डाउट, है ना। जो आपको करते करते याद हो जाएगा डी डाउट है और सी क्लियर है ऐसे करके, तो डी डाउट जिसमें होगा वो अपना स्टैटिक टॉपिक उठा के उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। करंट्स को लेकर के करंट के कुछ पॉइंट ऐसे करके अपना एक अच्छा सा टेस्ट के नोट्स बना सकते हो। जो आपका जो पेपर देने जाओगे यूपी पीसीएस का अक्टूबर में, तो ऐसे एक बार रिवाइज करोगे इसको तो यहाँ से अच्छे से चीज़ें रिकॉल हो जाएंगे, क्योंकि हमने चीज़ पढ़ी थी। ऐसे आप पढ़ते जाओगे देखते जाओगे कुछ याद नहीं रहेगा। और कितना भी आप टेस्ट पेपर भी सॉल्व क्यों ना करो, हार्ड कॉपी में टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे या PDF से सॉल्व करो, तो भी आप अगर ये चीज़ नहीं करते हो तो बेकार है आपका करना। मैं आपको बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब बातें कोई नहीं बताता है, राइट। तो आप लिख के रख लो ये सब चीज़ जितना करोगे, तो मैं लिख के देता हूँ कि अक्टूबर में एग्जाम दोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे देखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें रिकॉल भी होंगी आपको, ठीक है, याद रखना है। बाकी कुछ डाउट रहेगा टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, 91 डिस्कस कर रहे थे, आते अपने क्वेश्चन में। 91 तो हमारा हो गया इससे कितना, डी यहाँ से करेक्ट था कन्नड़, ठीक है। 92 वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन जो है इस पर IEEE अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का 27वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा 92 का ऐसे ये सी स्टेटमेंट शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भारत को वैश्विक तकनीकी परिदृश्य को एक महत्वपूर्ण घटना थी जो ग्रेटर नोएडा में स्थित शारदा यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो याद रखना है आंसर सी करेक्ट है इसका। 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था ये पूछा है स्थान। 93 यहाँ पर बोला है मुद्दा पहल और यहाँ पर ब्रिक्स कजान घोषणा प्रतिक्रिया, इनमें से बोला है कि सही उत्तर चुनिए, है ना। सही उत्तर चुनना है, देखते हैं। अच्छा कोड दे रखा है नीचे नीचे यहाँ पर मैचिंग करके सही उत्तर चुनना है, ठीक है, देखते हैं आगे। 93 है, देखो 93 में यहाँ से क्या होगा, पहला बोला है कि यहाँ पर जो यूक्रेन संघर्ष है, यूक्रेन संघर्ष हमारा मध्यस्थता के लिए यहाँ पर संवाद कूटनीतिक पर जोर दिया गया था, ठीक है। संवाद कूटनीतिक माध्यम से जोर दिया गया था इसको। तो यहाँ से जो पहली बात होगी हमारी 93 में यहाँ से देखो पहली बात यूक्रेन संघर्ष का हो जाएगा, संवाद और कूटनीति पर जोर देना। तो थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है, मैं देखो आपको समझा देता हूँ उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से करोगे, है ना, क्योंकि आंसर में उन्होंने कुछ और दिया है। जो हमारा यूक्रेन संघर्ष था ये क्या है समझाते हैं, आप लिख लो पॉइंट को। यूक्रेन जो हमारा संघर्ष है ये मध्यस्थता के लिए पर जो संवाद है उससे कूटनीति पर यहाँ पर जोर देगा, ठीक है। दूसरी बात पश्चिमी एशिया पर संकट गाजा, ये क्या था, जो पश्चिमी एशिया पर संकट था ये नागरिक जो हताहत और जो बुनियादी ढांचे थे उसको नुकसान पर चिंता व्यक्त की गई थी, ठीक है, यहाँ पर ही बताएगा। सेकेंड बात। तीसरी बात पश्चिमी प्रतिबंध क्या होगा, पश्चिमी प्रतिबंध व्यापार अर्थव्यवस्था में जो हमारे सतत विकास है उसके लक्ष्यों को जो SDG हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनके तहत यहाँ पर जो विघटनकारी प्रभाव उसको रेखांकित करेगा ये, ठीक है, याद रखना है। ये तीसरा है। वित्तीय एकीकरण क्या होगा, वित्तीय एकीकरण हमारा है जो भारत के UPI और स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर किया गया था, तो यहाँ से ये होगा। वैसे तो यहाँ पे एक दूसरे से चारों मैच कर रहे हैं लेकिन आंसर में कुछ और दे रखा है, ठीक है। तो मैंने चारों बातें आपको बता दी, आप ये चारों बातें आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट से आपको मतलब नहीं है कि स्टेटमेंट क्या दे रहा है ना, स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं, बस आपको बातें पता होनी चाहिए। यूक्रेन संघर्ष क्या था, पश्चिम एशिया संकट क्या था, पश्चिमी प्रतिबंध क्या था, ये क्या था, चारों बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसके हिसाब से जो आंसर है इनका आंसर आ रहा है यहाँ पे
सी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कहना आंसर इसका यहाँ से हाँ सी होगा वैसे, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 सामने मैच कर रहे हैं यहाँ से, तो 1 2 3 4 ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा था इनका जो आंसर था उसको लेकर के, तो मैंने आपको यहाँ से एक चीज़ पूरी बता दी कौन से किसका सामने क्या क्या आपको लिखना है। ठीक है, स्टेटमेंट से बिल्कुल डाउट नहीं होना है, स्टेटमेंट अगर मिस्टेक हो जाता है ठीक है, आपको बातें करते हैं से करेक्ट होनी चाहिए कि बातें क्या हैं, राइट। जैसे कुछ मैंने वीडियो बनाया वहाँ पे स्टेटमेंट गलत था, लोग कमेंट करने लगे सर स्टेटमेंट ऐसा है, वो चीज़ नहीं देखना है। स्टेटमेंट आपको मैं समझाता हूँ कि ये चीज़ देखो जो आपको पेपर में सॉल्व करना है, वहाँ पे स्टेटमेंट सब अलग होंगे, चीज़ें आपको याद रखनी क्या होंगी। ठीक है, पॉइंट पकड़ना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 2024 में भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 94 का ए, औली उत्तराखंड। ठीक है, करेक्ट होगा यहाँ से। आगे देखते हैं 95। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? 95 का आंसर हो जाएगा सी, आयोजित किया गया था काजीरंगा, असम में। ठीक है, ये 12वां संस्करण था जो 24 से 29 नवंबर 2024 तक काजीरंगा में असम में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये वार्षिक आयोजन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया था। ये भी पूछ सकते हैं किसके द्वारा किया गया था? ये पर्यटन मंत्रालय से किया गया था। आपसे पूछेगा, बोल सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत नहीं होगा। यह बोल देगा आपको वर्ल्ड हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसके तहत यहाँ पर किया गया था, क्योंकि यहाँ पर काजीरंगा था। ठीक है, तो ये सब की पॉइंट आपका रखना क्या चीज़ नहीं होंगी, कैसे नहीं होंगी। ठीक है, 96। कौन सा उपन्यास बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला अंतरिक्ष थीम आधारित पुस्तक बना था? आंसर हो जाएगा 96 का यहाँ से आपका ऑर्बिटल, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ब्रिटेन लेखक समांथा हार्वे द्वारा लिखित ऑर्बिटल जो था वर्ष 2024 में बुकर प्राइज जीतने वाला बुकर प्राइज जीतने वाला पहला अंतरिक्ष थीम वाला उपन्यास बन गया है। यह उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उस पर सवार 6 अंतरिक्ष यात्री द्वारा पृथ्वी पर देखे जाने वाले जो अनुभव है उसको दर्शाएगा, जहां पर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त देखे जाते हैं। ठीक है, यह उपन्यास बुकर पुरस्कार इतिहास में दूसरा सबसे छोटा उपन्यास है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। 97 देखते हैं। भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच नवंबर 2024 में इंडोनेशिया में कौन सा संयुक्त विशेष बल अभ्यास आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 97 का बी, गरुण शक्ति अभ्यास नवा हमारा जो संस्करण 1 से 12 नवंबर 2024 जो सिजांतुंग है जकार्ता में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें भारतीय सेना की पैरा रेजिमेंट जो है 25 यहाँ पर विशेष बलकर्मी थे। इंडोनेशिया में कोपसस विशेष बलों के लिए 40 सैनिकों ने भाग लिया था यहाँ पर। ठीक है, देखो जो की पॉइंट है सिर्फ याद रखो कि यहाँ पर गरुण शक्ति है ये है, और यहाँ पर कब आयोजित किया गया था और कहाँ आयोजित किया गया था, ये बात आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कितने लोग ने शामिल हुए कितने, ये सब नहीं पूछिएगा आपसे। 97 का आंसर बी। 98। हाल ही में बुद्ध लिखा है। हाल ही में बुद्ध के अवशेषों का उत्खनन किस जिले में शुरू किया गया था? ठीक है, आंसर हो जाएगा 98 का आंसर बी, महाराजगंज। भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा महाराजगंज जिले के रामग्राम बुद्ध के अवशेषों की यहाँ पर खुदाई शुरू की गई थी। ठीक है, इस स्थल तो भगवान बुद्ध के 8वें अवशेष के स्थान यहाँ पर मनाता है, जिसे यह बौद्ध परंपरा के आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बताता है। आंसर हो जाएगा इसका 98 का बी। 99। आगरा में स्थित C295 मोशन सिमुलेटर FMS के संदर्भ में आपको विचार करना है। ये वायुसैनिक के लिए पैराड्राफ्टिंग, मेडिकल इवैक्यूएशन और आपदा राहत जैसे जो वास्तविक मिशन है उसका अनुकरण करता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से हमारी जो है ये करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये बात बता रहा है, एकदम की पॉइंट इसकी बता रहा है, जो यहाँ पर स्थित है उसके बारे में उसने बात पूरी ओपन कर दी है ना, ये बात है तो सही है। जो की पॉइंट हमारा आएगा यहाँ गलत है, कि होगा क्या गलत है। C295 विमान की तैनाती आत्मनिर्भर भारत के तहत निजी क्षेत्र में विमान निर्माण को बढ़ावा देती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। अगर गलत हो सकती थी, कहाँ से होती गलत? यहाँ पे हो सकती थी इधर निजी क्षेत्र में, है ना, क्योंकि यहाँ पर सरकारी जो था हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर था वहाँ पे बोल सकता था, पर तो यहाँ पर निजी बोल रखा है। ठीक है, आत्मनिर्भर को तहत यहाँ पर कुछ घुमा सकता था बात, राइट। और यहाँ पर इसको लेकर के विमान की तैनाती को लेकर के मतलब की पॉइंट यहाँ पर 3 चीज़ें से गलत कर सकता था, लेकिन यहाँ पर तीनों चीज़ें सही दे रखी हैं। आंसर क्या होगा? पहला भी सही है और दूसरा भी हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 99 का आंसर सही पूछा तो दोनों ये यहाँ से करेक्ट है। 100 नंबर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार किस मंत्रालय की है? सिंपल से देख लो कि हमारा राष्ट्रीय जो गोपाल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा पर दिया जाएगा। आंसर हो जाएगा 100 का यहाँ से सी, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय। सी यहाँ से क्या होगा? 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 है, लिग्नोसैट को अंतरिक्ष में भेजने के मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, इसको अंतरिक्ष में भेजने का जो मुख्य उद्देश्य है इसका
ये विश्व का पहला कास्ट पैनल युक्त उपग्रह हुआ जो अंतरिक्ष अभियानों में लकड़ी को एक टिकाऊ सामग्री के रूप में प्रयोग करने की संभावना को परीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया। ये बात याद रखनी है, पहली बात। सेकेंड बात इसकी जो है, ये उपग्रह कोटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो जो फॉरेस्ट्री जापान है उसके सहयोग से यहाँ पर विकसित किया गया। याद रखना है कि इसको द्वारा जापान के सहयोग से, ठीक है, याद किया गया। और ये मेलोग्रिया कास्ट से बने हैं जिसे पारंपरिक जापानी तरीकों के यहाँ पर जो बिना स्क्रू से गोद कर तैयार किया गया है, बिना स्क्रू से या गोंद के तैयार किया गया है, याद रखना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 101 का करेक्ट आंसर सी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 102, अंतरिक्ष अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतरिक्ष अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था, अंतरिक्ष अभ्यास का मुख्य उद्देश्य हमारा अंतरिक्ष आधारित जो परिसंपत्ति है और सेवा है उसके उत्पन्न या उन पर मंडराते जो खतरे हैं उसका अनुकरण का विश्लेषण करना, ताकि यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय जो रणनीतिक हित हैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो बी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर, WAVES वेव्स OTT प्लेटफॉर्म किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? आंसर हो जाएगा 103, है ना। 103 का जो आंसर हमारा होगा यहाँ से ये हो जाएगा प्रसार भारती, ठीक है। वेब्स हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है ये भारत के सार्वजनिक प्रसारक जो प्रसार भारती द्वारा पर लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य हमारा स्वच्छ पारिवारिक मनोरंजन प्रदान करना और भारतीय संस्कृति ने वैश्विक दर्शकों को यहाँ पर जोड़ना, ठीक है। इसकी घोषणा 21 नवंबर 2024 को गोवा में आयोजित की गई थी। 55वें हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था IFFI इसके दौरान यहाँ पर की गई थी। इस प्लेटफॉर्म पर समाचार, खेल, समसामयिक घटनाएं जो करंट अफेयर्स होती हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम को यहाँ पर विविध सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हम लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 103 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर GHI इंडेक्स दे रखे हैं और यहाँ पर भारत के जो विशिष्ट डेटा दे रखा है वो बाल मृत्यु दर इसमें कितनी है 2.9%, यहाँ पर सही मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा ये कुपोषित बच्चे 13.7%, राइट। उसके बाद होगा यहाँ से स्टंटेड चिल्ड्रन 35.5 और यहाँ से वेस्टेड चिल्ड्रन बच्चे हो जाएंगे 18.7। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ए यहाँ से इसका सही मैच कर रहा है, सब एक दूसरे से सही सामने मैच कर रहे हैं, ठीक है। आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। 104 का 105 नंबर देखते हैं, डॉक्टर बसंत गोयल को वर्ष 2024 में UN ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में यहाँ पर कार्य करने के लिए प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा 105 के यहाँ से ये मिला था स्वास्थ्य सेवा और परोपकार को लेकर के, ठीक है। 2024 में यहाँ पर जो बसंत गोयल है इनको स्वास्थ्य सेवा और परोपकार के क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए यहाँ पर UN ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड यहाँ पर सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उनके प्रयासों को वैश्विक मान्यता, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो ब्लड मैन ऑफ इंडिया है उसकी उपाधि भी प्राप्त हुई थी। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस IAD का आयोजन किन संस्थाओं के संयुक्त रूप से किया था? आंसर हो जाएगा 106 का यहाँ से ये हुआ था अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय के यहाँ पर संयुक्त संस्था है उसके रूप में यहाँ पर किया गया था। तो आंसर होगा 106 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में पर जो अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस था और पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित एक समारोह में संबोधित किया था। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो ये दिवस जो हमारा है भगवान बुद्ध की जो 33 देवता हैं उसमें से जो हमारे संकिस्सा या वर्तमान में जो हमारे संकिस्सा बसंतपुर है फर्रुखाबाद के उत्तर प्रदेश में उसके अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। क्वेश्चन 107, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला जो होती है किस शहर में आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा 107 के आंसर डी लखनऊ, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर। 108 है, हाल ही में खबरों में रहे RJ शंकरा नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 के यहाँ से सी स्टेटमेंट वाराणसी, ठीक है। कहाँ पर किया गया था? वाराणसी में किया गया था। और ये अस्पताल क्रॉस सब्सिडी मॉडल पर आधारित जिसके तहत प्रत्येक वर्ष लगभग 30,000 निःशुल्क नेत्र सर्जरी यहाँ पर की जाती है और इसका लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे यहाँ पर जो आसपास के हमारे राज्य हैं वो भी वंचित लोगों को मिल जाता है। 109, 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन NSC 2024 किस शहर में आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 109 का सी वाराणसी, ठीक है। क्या होगा 109 का हमारा जो सी होगा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी, राइट। 13वां हमारा जो राष्ट्रीय बीज सम्मेलन था इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पर वाराणसी में किया गया था। इस कार्यक्रम के जो आयोजन था इसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको किया गया था और ये अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान जो संस्थान है दक्षिण एशिया केंद्रीय क्षेत्र जो हमारा सहयोग है ISARC उसमें आयोजित हुआ था।
इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि यहाँ पर जो नीति निर्माता हैं, किसान हैं और जो शोधकर्ता हैं, उनके यहाँ पर जो उद्योग होंगे उसको यहाँ पर विशेषज्ञों पर एक मंच लाकर इस बीज क्षेत्र को लेकर के नवीनतम बात पर चर्चा करना। ठीक है, तो आंसर हमारा वर्ड सी करेक्ट है। 110 नंबर है, ब्राउन स्किन्स व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1920 से 1966 पुस्तक के लिए 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2024 का फाइजर पुरस्कार जो हिस्ट्री ऑफ जो हमारी सोसाइटी है द्वारा विज्ञान के जो इतिहास में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, और अशोका विश्वविद्यालय के इतिहासकार जो हमारे प्रोफेसर प्रजीत बिहारी मुखर्जी, इनको प्रदान किया गया है। आंसर ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। उनकी पुस्तक जो हमारी ब्राउन स्किन्स व्हाइट कोट्स है, ये विशेषण करती है कि जो भारत में लगभग जो हमारे 1920 से 1900 जो हमारे 66 है ना, उस टाइम तक के बीच यहाँ पर जो रेस साइंस थी उसमें कैसे विकसित हुई थी, और ये पुस्तक विज्ञान उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के परस्पर जो संबंध होंगे उसको उजागर करेगा। आंसर 110 का ए करेक्ट है। 111, भारत ने आकाश वायु रक्षा परिचय पत्र प्रणाली का पहला निर्यात किस देश को किया है? ठीक है, आंसर यहाँ से हो जाएगा 111 का ये किया है आर्मेनिया, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बात, भारत आकाश जो हमारी जो वायु रक्षा परिचय पत्र प्रणाली है इसको आर्मेनिया को निर्यात किया, जो देश की बढ़ती रक्षा निर्यात क्षमताओं को एक बड़ी उपाधि के रूप में मनाता है। सेकेंड बात, आकाश प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो बोलते हैं जिसको DRDO, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया था, और इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक की जो लिमिटेड है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उसके द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया था। ये प्रणाली शत्रु के विमान, ड्रोन और मिसाइलों को 25 किलोमीटर की सीमा के भीतर रोकने को नष्ट करने की क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, आंसर हमारे यहाँ से क्या होगा 111 का बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 112, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के और ही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। ठीक है, और ही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं। पहले देखो बिहार का कितना है, बिहार में आपका 25.4%। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश 20.3 है ना, 20.3%। उसके बाद आपका आएगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश 20.2। ठीक है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल आएगा कितना 13.8। तो यहाँ पर और ही क्रम में लिखेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 112 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। राइट, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 113, जनसंख्या घनत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या के रूप में मापा जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई जो हमारे क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उसकी औसत संख्या को संदर्भित करता है, जिसे समानता प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति को में मापता है। और यहाँ पर ये समझने में सहायता करता है कि कोई कितना मतलब कोई भी यहाँ पर क्षेत्र जो है कितना भीड़ भाड़ वाला एरिया है, ये कितना विरल एरिया है ना, तो ये बताता है। पहली बात करेक्ट हो गई। भूमध्य रेखा के पास क्षेत्र जैसे कि अमेजन बेसिन प्राय विश्व के अन्य जो हमारे क्षेत्र हैं उसकी तुलना में बहुत कम यहाँ पर जनसंख्या घनत्व होता है इनका। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी हमारी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगी, आंसर हमारा हो जाएगा दोनों बातें करेक्ट हैं, तो 13 का सी। 14, 114 नंबर, प्रवास के कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, अपकर्ष कारक जो होते हैं उसमें बेरोजगारी, प्राकृतिक विपदाएं और सामाजिक आर्थिक जो पिछड़ापन जैसी जो परिस्थितियां होती हैं वो शामिल होती हैं, जो लोगों के उनके मूल स्थान को छोड़ने के लिए यहाँ पर मजबूर कर देती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो ये प्रतिकर्ष कारक मूल स्थान पर प्रतिकूल परिस्थितियों को संदर्भित करते हैं। किसको, प्रतिकूल परिस्थितियों को संबोधित करते हैं, है ना, मतलब संदर्भित या संबोधित करते हैं। राइट, जैसे कि बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, और हमारा निम्न बुनियादी ढांचा है, राजनीतिक अस्थिरता है और सामाजिक आर्थिक हमारी समस्याएं, जो हमारे लोगों के लिए जो प्लान करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो पहली बात यहाँ से हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, प्राकृतिक विपदाएं, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जैसी परिस्थितियां इसमें शामिल होती है। तो पहली बात हमारे अपकर्ष कारकों में ये नहीं देखी जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। प्रतिकर्ष हमारे जो होते हैं, यहाँ पर जो अपकर्ष कारक बोला ना, अपकर्ष बारे में गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रतिकर्ष कारक की बात थी। राइट, बाकी बात सही थी। सेकेंड बात है, प्रतिकर्ष कारक करने वाले जो कारक है बेहतर नौकरी के अवसर, सुरक्षा, शांति, अनुकूल जलवायु में शामिल हो, जो लोगों को गंतव्य की ओर पर आकर्षित करते हैं। दूसरा कैसे सही हो सकता है, जब यहाँ पर प्रतिकर्ष की बात ये बोल रहा है अपकर्ष, तो ये प्रतिकर्ष दूसरा कैसे हो सकता है। यहाँ पर जब मैं कोई डिफिनेशन में एक बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ए लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बी, मैं बोल रहा हूँ कि ए बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। तो यहाँ पर जब सी यहाँ पे नहीं आ रहा है, बी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये कैसे डायरेक्ट यहाँ पर सी आ सकता है ना। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर अगर इसके अपकर्ष कारकों की बात यहाँ पर इसने कर दी तो ये कैसे सही हो सकता है प्रतिकर्ष। तो दोनों बातें यहाँ से इसके स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, एक दूसरे की अपोजिट बता रही है। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों बातें गलत है। 114 का सही पूछा है तो कोई सही नहीं है। 115, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित भारतीय राज्यों को जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में पर व्यवस्थित करना है। ठीक है,
और एकड़ मतलब यहाँ पर जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें यहाँ पर व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप जो करेंगे उसके हिसाब से आंसर होगा बिहार हमारा 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर आपको लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका उत्तर प्रदेश 828, सॉरी उत्तर प्रदेश 828 वर्ग किलोमीटर, मतलब वर्ग प्रति वर्ग जो हमारा किलोमीटर उसमें। ठीक है, व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर ऐसा। पंजाब हमारा हो जाएगा 550 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 550 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और बचा आपका झारखंड आपका हो जाएगा 414 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, 414। आप और एक आप कुछ से लगा सकते हो, है ना। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर ही बता दे रहा हूँ मैं, 15 का सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 16, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, इसके अनुसार किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि उसके समग्र आर्थिक विकास के स्तर से जुड़ी होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट हो जाएगी। दूसरा, इससे पता चलता है कि ग्रामीण कृषि प्रधान समाज में जन्म दर कम होने के कारण समानता जनसंख्या वृद्धि कम रहती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से हमारी इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण और कृषि जो हमारी प्रधान जो समाज है उसमें समानता जन्म दर हमारी क्या होती है, अधिक होती है। और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा जो हमारी अन्य सेवाएं हैं वो पहुँचने के कारण यहाँ पर अक्सर मृत्यु दर यहाँ पर शामिल हो जाती है, जिससे क्या होता है हमारे समाज में जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ पर कम वृद्धि हो तो ही जनसंख्या बढ़े। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, 16 का आंसर हमारा एक बात यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा और डीप में पढ़ना है जो हमारा जनसांख्यिकी संक्रमण है, आपको टॉपिक और पढ़ना है सिद्धांत, आप सीधे से गूगल में डालो और जाके पूरा टॉपिक को पढ़ जाओ। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से पूरा और डीप में पढ़ सकते हो उसको। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 117, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के 4 स्तंभ में से एक नहीं है। आंसर हो जाएगा जो एक नहीं है वो वैश्वीकरण है। ठीक है, क्या होगा, वैश्वीकरण इसमें से नहीं होगा। कौन कौन सा होगा, एक तो समानता होता है, समानता हमारा लिंग, आय, जाति, है ना, आदि की जो परवाह किए बिना पर सभी के लिए अवसरों की समान सुनिश्चित पहुंच करता है। दूसरा हमारा स्थिरता भी करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमें भावी पीड़ित जो अवसर होते हैं उसको बनाए रखने के लिए क्षमता, है ना। उत्पादकता क्या होता है, उत्पादकता अधिक मूल्य बनाने के लिए जो हमारे संसाधन होते हैं उसका कुशल उपयोग करता है, राइट। और हो जाएगा सशक्तिकरण, वैश्वीकरण की जगह आपको होना चाहिए सशक्तिकरण होता है जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए विकल्प चुनने के लिए कार्रवाई को सक्षम बनाना। ये हमारा 4 ऑप्शन होंगे, 4 बातें यहाँ पर जो हमारे 4 स्तंभ है वो, इसमें से वैश्वीकरण यहाँ पर शामिल नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, इस संदर्भ में वैश्वीकरण जो हमारा होता है ये मानव विकास के आधारभूत स्तंभ नहीं माना जाता है। 118, पैकेट स्टेशन फेरी पत्तन समान भौगोलिक व्यवस्था क्या होती है। देखो ये क्या है, पैकेट स्टेशन जिन्हें फेरी पत्तन भी कहते हैं, मुख्यतः रूप से यात्री द्वारा डाक को जल निकाय जो हमारे निकाय होते हैं उसको एक छोटी पट्टी पार के लिए यहाँ पर परिवहन को बनाने के लिए साधन होता है। ठीक है, तो ये हमारे बंदरगाह रणनीतिक रूप से सक्रिय जल निकाय, जैसे कि यहाँ पर जलडा मुरमद, ये सक्रिय समुद्री मार्ग के जो दोनों किनारे होते हैं उसके आमने सामने जोड़े बनाए जाते हैं। आंसर यहाँ से सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 118 हो गया, क्वेश्चन 119 नंबर देखते हैं। 119 ये यहाँ पर दे रखा है अभिकथन और कारण दे रखा है। वृद्धि सदैव विकास की ओर ले जाती है। कारण बोला है वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास तात्पर्य यहाँ पर जीवन स्तर और गुणात्मक से सुधार से है। तो देखो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट होगा हमारा 119 का, यहाँ से पहली बात गलत है। ठीक है, पहली बात गलत है, क्योंकि वृद्धि हमेशा विकास की ओर नहीं रहे, जरूरी नहीं कि वृद्धि हो तो हमेशा विकास की ओर ही ले जाए, राइट। वृद्धि का तात्पर्य होता है कि जैसे हमारा मात्रात्मक है, मान लो, ठीक है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जैसे कि जनसंख्या या आय में कोई वृद्धि होती है जो सकारात्मक या नकारात्मक यहाँ पर हो सकती है, जरूरी नहीं कि सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, है ना। तो यहाँ से जरूरी नहीं कि यहाँ पर अगर वृद्धि होगी तो सदैव विकास की ओर ले जाए, तो गलत हो जाएगा। वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है, जबकि विकास तात्पर्य यहाँ पर जीवन के गुणात्मक सुधार से होता है। आर वाला का जो हमारा कारण है ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी स्टेटमेंट, यहाँ से एक गलत है, आर सही है। 120 नंबर, सूची को सूची 2 को मैच करना है, कृषि यहाँ से संबंधित शब्द और यहाँ पर विवरण दे रखे हैं। खेत, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मैचिंग करना है क्या, हाँ यहाँ पे मैच करना है, राइट। तो देखते हैं इसको, देखो हमारा बता देते हैं पहले पूरी बात, उसके बाद हम मैच कर लेंगे नीचे। ठीक है, यहाँ पर 120 नंबर है। खेत हमारा हो जाएगा, खेत बड़े जो हमारे बाढ़ होते हैं उससे घिरे होते हैं, पशु फार्म में होते हैं, और मवेशी, भेड़ या घोड़े जैसे जानवरों को यहाँ पर व्यावसायिक स्तर पर इन्हें पाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, जो 120 नंबर है इसका हमारा देखो पहले का हमारा हो जाएगा वाणिज्यिक पशुपालन से घिरे बारे। ठीक है, सेकंड बात झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि, ये क्या होता है, देखो झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि भूमि एक टुकड़े को लेकर कुछ वर्षों तक कृषि की जाती है और उसे प्राकृतिक वनस्पति के माध्यम से यहाँ पर उर्वरता में पुनः प्राप्त करके
प्रतीक को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो झूम कृषि। ये मैं बताता हूँ, आप लिखते जाओ, पॉइंट लिख भी सकते हो क्योंकि ज़्यादा टाइम तक आपको याद नहीं रहेंगे ये। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग हमारा होगा यहाँ से एक ही मौसम में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ कृषि की जाती है। तकनीकी व पोषक तत्वों को कुल कुशल उपयोग को सहायता करती है, जिससे हमारा कुल फसल विफलता जोखिम को कम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही साथ एक ही फसल यहाँ पर हो जाएगा। फसलों का चक्रण क्या होगा? फसलों का चक्रण होता है हमारा जो इसका तत्व होता है कि अलग अलग मौसम में या वर्षों में एक ही खेत में अलग अलग फसलों का योजनाबद्ध तरीके से अंकुरण करना। ठीक है, ये हमारा इसका होगा। आंसर हमारा हो जाएगा इस टाइप से 120 का बी नंबर स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, बी नंबर में 1 2 तो सही था, लेकिन जो सॉरी बी नंबर 1 2 तो सही था, लेकिन यहाँ पर सी का चौथा था और डी का तीसरा था, याद रखना है। आगे क्वेश्चन है 121। यहाँ पर बोल रहा है तरंग और यहाँ पर विशेषता और इनकी परिभाषाएं बोल रहा है। ठीक है, 121 में देखते हैं इसको। यहाँ से पहला है, इसमें बोल रहा है शीर्ष और गर्त। शीर्ष और गर्त क्या होगा? देखो, शीर्ष और जो गर्त यहाँ पर होगा ये हो जाएगा आपका तरंग के अधिकतम और न्यूनतम बिंदु होते हैं। ठीक है, गर्त होगा, अधिकतम शीर्ष हो गया और तो न्यूनतम होगा, है ना। तो यहाँ पर गर्त हो गया जो डीप बिंदु हो गया। ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई यहाँ से हो जाएगा आपका गर्त से शीर्ष तक ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊंचाई दूरी हो जाएगी। ठीक है, आयाम क्या होगा? आयाम यहाँ से हो जाएगा आपका ये तरंग की ऊंचाई का आधा आयाम होता है। अवधि क्या होगी? अवधि आपकी हो जाएगी यहाँ से जो दो क्रमिक शीर्ष हैं उनके बीच गर्तों की समांतराल, ये हमारी अवधि। समय पूछ रहा है तो हमारी अवधि क्या होता है? समय होता है ना। जब टाइम पीरियड होता है, राइट, यहाँ पे लिखा है, देखो पीरियड लिखा है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो टाइम से पूछ रहा है, टाइम यहाँ है, पीरियड यहाँ हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, तो सब देखो सामने से एक दूसरे से मैच करा, याद नहीं करना है आपको। यहाँ पर क्या लिख रहा है? डिस्टेंस दे रखा है, हाइट दे रखा था, इसका मैच हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष दे रखा है, यहाँ पर क्या था इसका तीसरा, तो यहाँ पर हाइट एंड लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है, ऊपर हाइट मतलब शीर्ष और गर्त। तो ऐसे करो कि मिलाओगे तो सब एक दूसरे से मैच हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से इसका 121 का डी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी मैंने मैच आपको करा दिया, बता दिया कैसे यहाँ से मैच होगा। 122 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समुद्र तल में होने वाले जो नियतकालिक उठने गिरने की सबसे अच्छी तरह से समझाता है, जो मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होता है? आंसर हो जाएगा 122 का आंसर ये सी स्टेटमेंट, ज्वार भाटा। ठीक है, क्लास 6 या 7 की एनसीईआरटी में शायद ज्वार भाटा बहुत अच्छा सा दिया हुआ है। क्लास 6 शायद 7 में दिया हुआ है, 6 या 7 ऐसे ही कुछ है, देखना आप। तो यहाँ पे आपको टॉपिक पूरा मिलेगा एनसीईआरटी में, राइट, किसे ज्वार भाटा कहते हैं इससे भी। ठीक है, तो आंसर जो आंसर हो जाएगा 122 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन। विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं कहाँ पर, कौन सी खाड़ी में? करेक्ट आंसर हो जाएगा 123 का सी, फंडी की खाड़ी। ठीक है, फंडी खाड़ी कनाडा की जो नोवा है स्कोटिया उसमें स्थित यहाँ पर फंडी खाड़ी विश्व का सबसे अधिक ज्वारी अंतर देखने को मिलता है, जहाँ ज्वार 15 से 16 मीटर तक यहाँ पर बढ़ जाता है। ये अत्यधिक ज्वारी खंड हमारी अंतर खाड़ी है। विशिष्ट कीप जो फनन है उसका आकार और अनुनाद प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार यहाँ पर ज्वार उच्च ज्वार और 2 बार यहाँ पर निम्न ज्वार देखने को मिलता है। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा 123 का सी। 124 महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। सतही जो हमारी धाराएं होती हैं महासागर के कुल जल का लगभग 10% होती है और महासागर के ऊपरी 400 मीटर सीमित रहती हैं। पहली बात क्या होगी? 124 की पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, एकदम बात सही बोला है। जो वहाँ पर जो महासागरीय धारा है उसके बारे में डेटा दे रहा है, एकदम सही है। शीत धाराएं समांतर निम्न और मध्य अक्षांशों में महाद्वीपीय पूर्वी तटों पर पाई जाती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर शीत महासागरीय धाराएं समांतर महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है, ना कि पूर्वी तट पर। ठीक है, पूर्वी तट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से पूर्वी तट नहीं होगा, सिर्फ पश्चिमी तट होगा, तो ऐसे गलत हो गया। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर पूछे सही कौन सा होगा, तो सिर्फ एक बात यहाँ से करेक्ट है, सी नंबर 124 का, राइट। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो जैसे कि हमारा जो पेरू धारा है दक्षिण अमेरिका में और कैलिफोर्निया धारा जो हमारी उत्तरी अमेरिका में, उसके प्रायद्वीप जो है उसमें पाई जाने वाली शीत धारा यहाँ पर होती है। कौन कौन सी शीत धारा होती है, कौन कौन सी यहाँ पर हमारी जो गर्म धारा होती है, आपको एक बार पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यूपी पीसीएस एक बार क्वेश्चन हमेशा पूछता है इस टाइप से लेकर के। ठीक है, ठंडी धारा जल धारा है और गर्म जल धारा है, और उसको थोड़ा डीप में जाकर भी पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 125। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को महासागरीय धाराओं को कार्य सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 125 का आंसर। देखो यहाँ से जो आंसर हमारा होगा ये इसका डी होगा। वे गर्म क्षेत्रों में ठंडे क्षेत्रों की उष्मा का स्थानांतरण में सहायक होते हैं। कौन? उष्णकटिबंधीय और भूमध्य जो हमारी क्षेत्रीय क्षेत्र है जो महासागरीय धाराओं का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं, तो डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 126 समुद्री शब्दावली में ड्रिफ्ट शब्द का सबसे सटीक वर्ण क्या होगा? सबसे सटीक वर्ण नहीं, सबसे सटीक अर्थ बोला है, क्या होगा?
आंसर हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर जो हमारा समुद्री शब्दावली में ड्रिफ्ट जो होता है, ड्रिफ्ट शब्द के विशेष रूप से सतही परतों में जो जल हमारा होता है उसके प्रवाह जो हमारे उसकी गति को, है ना, प्रवाह कितनी गति से मतलब कर रहा है उसकी गति को यहाँ पर दर को संदर्भित करता है। इसका उपयोग यह मानने में रखता है कि यहाँ पर जो जलधारा है कितनी तेजी से बह रही है, स्पीड में आपने एक तरह से बता सकते हो, ठीक है। और ये समानता इसे नॉट्स या समुद्री मील प्रति घंटे में व्यक्त कर सकते हैं। ये पूरा जो टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट, ये आपको जो हमारे महेश बनवाल की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। ये वहाँ पे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे ड्रिफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 126 का ए इसका करेक्ट आंसर है। 127 निम्नलिखित पर विचार करने, लिग्नाइट कोयला राजस्थान, असम और तमिलनाडु में पाया जाता है। पहला क्या होगा, 127 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये करेक्ट है, एकदम सही बात बोल रहा है। दूसरी बात, एंथ्रेसाइट कोयला जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट है। एंथ्रेसाइट हमारा सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला माना था जिसमें से 80 से 95% तक कार्बन होता है और इसमें सर्वाधिक ऊष्मीमान जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जो इंग्लिश में बोलते हैं ऊष्मीमान को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कैलोरीफिक वैल्यू, है ना, ये धीमी गति से जलता है और यहाँ पर नीली लौ उत्पन्न करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकेगा, ये अगर जलेगा तो कौन सी लौ उत्पन्न करेगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो क्या नीली लौ उत्पन्न करता है, राइट। ये सीमित मात्रा में जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पाया जाता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला सही था और दूसरा भी सही है ना, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 128, भारत में अपनी अपवाद रोड़ी के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित नदियों को अवरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा इसका सिंधु नदी, ठीक है। उसके बाद सिंधु के बाद आपका हो जाएगा गोदावरी, उसके बाद आपका आएगा ब्रह्मपुत्र, उसके बाद आपका आएगा महानदी, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 128 के आंसर बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इनका जो क्षेत्रफल है सिंधु नदी का हमारा क्षेत्रफल होगा 3,21,289 वर्ग किलोमीटर, ये सिंधु होगा, लिख लो आप नोट करके। सेकेंड बात गोदावरी नदी का था, गोदावरी नदी का हो जाएगा 312,812, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तीसरा क्या है, तीसरा था ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का हो जाएगा लगभग 258,008 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद चौथा महानदी का लगभग यहाँ पर 141,589 वर्ग किलोमीटर। तो आप नोट कर सकते हो चारों, है ना। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है अगर पूछना रहेगा शायद, वैसे ठीक है क्वेश्चन पूछना बन सकता है क्वेश्चन इस पर। आगे देखते हैं 129, आंसर क्या होगा 128 का बताया मैंने ऊपर, 128 का बी यहाँ से आंसर हो गया था। 129 हाइड्रोलॉजिकल जलीय चक्र के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ से गलत है। जलीय चक्र के बारे में जो हमारा गलत कथन है यहाँ से हो जाएगा ये, तकनीकी प्रगति के कारण पृथ्वी की नवीकरणीय मीठे जल की कुल मात्रा बढ़ रही है ना। सी यहाँ से क्या होगा इसका 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का लगभग जो हमारा कुल जल का लगभग 71% महासागरों में पाया जाता है और शेष भाग हमारा हिमनद और जो हिम चादर है उसके भूमिगत जो जल भंडार है, झील, मृदा, नमी, वायुमंडल, नदी, जीव के भीतर यहाँ पर मीठे जल के रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। भूमि में गिरने वाला वर्षण लगभग 59% जो हमारा है विभिन्न सतहों पर वाष्पीकरण के माध्यम से पुनः वायुमंडल में लौट आता है, ठीक है। तो ये कुछ बात याद रखना है। आंसर 129 का सी, 129 का सी हो गया। 129 के बाद 30 देखते हैं, 130 निम्नलिखित में से कौन सा कथन महासागर तल की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 130 का ए स्टेटमेंट, इसमें पर्वत श्रृंखलाएं साथ ही विशाल समतल क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। 130 का ए हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। इसमें विभिन्न जटिल स्थलाकृतियां शामिल होती हैं जैसे कि मिड आर्सेनिक रेंज, ठीक है, विश्व की सबसे जो लंबी हमारी पर्वत श्रृंखला है ये, और गहरे समुद्र गर्त जैसे कि मरीना ट्रेंच, और एबिलस प्लेन्स जैसे कि जलमग्न जो हमारे ज्वालामुखी हैं वो, ठीक है। तो आंसर ए आंसर करेक्ट होगा। 131 निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। महाद्वीपीय शेल्फ महाद्वीपीय का विस्तारित जलमग्न किनारा होता है जिसकी ढलान 100 में होती है और गहराई कम होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात एकदम करेक्ट है। महाद्वीपीय शेल्फ समांतर तलछट रहित होते हैं और इनका आर्थिक महत्व बहुत कम होता है, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो उथली हमारी जल राशि होती है, समृद्ध जो समुद्री जैव विविधता है उसका समर्थन करती है, जिससे क्या है वे विश्व भर में मत्स्य उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाते हैं और महासागरीय शेल्फ अत्यधिक पारिस्थितिक कारण यहाँ पर आर्थिक महत्व रखते हैं, ठीक है। जहाँ से आर्थिक महत्व बोला है कि बहुत कम होता है, लेकिन आर्थिक महत्व बहुत कम नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा आर्थिक महत्व रखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा एक बात सही है, सी स्टेटमेंट 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन तलछटों में पाए जाने वाला जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या महाद्वीपीय शेल्फ तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जो जीवाश्म ईंधन है उसके भंडार के प्रमुख क्षेत्र भी बन जाते हैं। ये भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हो उसमें। 132
निम्नलिखित महासागरीय यहाँ पर जो गर्त हैं उसके भौगोलिक स्थान के आधार पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको। 132 का आंसर हो जाएगा हमारा। एक तो पहला हमारा मरीना ट्रेंच, ठीक है, तो यहाँ से पहला, उसके बाद हो जाएगा जावा ट्रेंच, राइट, उसके बाद आपका हो जाएगा टोंगा ट्रेंच, फिर आपका साउथ सैंडविच ट्रेंच। मरीना ट्रेंच क्या है, सबसे उत्तर में स्थित है, जो पश्चिमी प्रशांत सागर से गुआम तक स्थित है, ये पहला हो गया। उसके बाद जावा ट्रेंच, इसके दक्षिण इंडोनेशिया के निकट में स्थित है, ठीक है, तीसरा नंबर हो गया। और उसके बाद आएगा आपका टोंगा ट्रेंच, ठीक है, टोंगा ट्रेंच मतलब चौथा स्टेटमेंट में, ये क्या है, ये इसकी दक्षिण में प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा दूसरा वाला साउथ सैंडविच ट्रेंच, ये हमारा सबसे दक्षिणी अटलांटिक महासागर और साउथ सैंडविच द्वीप समूह के पास स्थित है। 1 3 4 2 आंसर इसका होगा। 132 का आंसर हो जाएगा 1 3 4 2, ए करेक्ट आंसर है। 133, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गयोड सीमाउंट होते हैं जिनके शीर्ष समतल होते हैं और ये अवतलन और अपरदन के कारण बनते हैं तथा समानता प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है, सही है, ठीक है। और ये अनुमानता 10,000 से अधिक गयोड्स यहाँ पर पाए जाते हैं जो हमारे प्रशांत महासागर है उसमें, पहली बात सही है। दूसरा, एटोल वलयाकार प्रवाल द्वीप होते हैं जो एक केंद्रीय अवनति को घेरे रहते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो वे डूबे हुए ज्वालामुखी द्वारा जो द्वीप हैं उनके चारों ओर यहाँ पर बनते हैं और प्राय लागून को घेरे रहते हैं, जिसमें क्या समुद्री जल, मीठा जल या जो हमारे लवणीय खारे जल होते हैं उनकी उपस्थिति में हो सकती है। दोनों बातें यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। आंसर क्या होगा 133 का, यहाँ से दोनों सही है। 134, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर समुद्री सतह के जल तापमान में कमी मुख्य रूप से किस कारक द्वारा निर्धारित की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये की जाती है सौर विकिरण का विवरण है उसके यहाँ पर द्वारा ये की जाती है, ठीक है। सौर विकिरण जो हमारा है ये मुख्य कारक होता है जो भूमध्य रेखा को पूरे वर्ष सीधी और जो सघन सूर्य की किरणें उससे प्राप्त होती है, जिससे क्या होगा वहाँ का तापमान अधिक हो जाता है। 135, समुद्री जल में लवणता का क्या अर्थ होता है। समुद्री जल में जो लवणता है इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर लवणता से तात्पर्य कि समुद्री जल की जो किसी निश्चित मात्रा में घुलने से खनिज लवणों की कुल मात्रा से होता है, ठीक है। फिर से बताता हूँ, जो लवणता से तात्पर्य होगा कि हमारी जो समुद्री जल है किसी निश्चित मात्रा में घुले खनिज लवण की कुल मात्रा से होता है, ठीक है। ये समानता प्रति सहस्त्र भाग मतलब जिसको पीपीटी % बोलते हैं इससे व्यक्त की जाती है। उदाहरण के लिए यदि 1 किलोग्राम समुद्री जल में 35 ग्राम अगर लवण उपस्थित है तो उसकी लवणता कितनी होगी 35, यहाँ पर जो पीपीटी होगी, ठीक है, 35 पीपीटी या 35 सहस्त्र भाग जिसको बोलते हैं, राइट, याद रखना है। लवणता समुद्री जल में अनेक भौतिक गुण जैसे कि घनत्व, चालकता और हिमांक को प्रभावित करती है। याद रखना है पॉइंट जो मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। जिस जल की लवणता 24.7 यहाँ पर जो सहस्त्र भाग या पीपीटी होती है उससे कम होती है, यह खारा ब्रेकिस जल उससे कहा जाता है, ठीक है। ये सब पॉइंट नोट कर लो आप। आंसर 135 का सी। 136 देखते हैं। चीन की ग्रांड कैनाल निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है। यह आंसर हो जाएगा 36 का बी, बीजिंग और होंगझोउ को। 137, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नदी युग में जो है सम्मिलित नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 137 का डी, डम्बूर। ये बराक नहीं होगा, डम्बूर का बराक यहाँ पर नहीं होगा। डम्बूर क्या होगा, ये बराक नदी बल्कि यहाँ पर ये त्रिपुरा में गोमती या गुमटी नदी पर स्थित है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों करेक्ट हैं। 138, कोहरे और धुंध के बारे में निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा सही है, ठीक है। देखते हैं इसको 138 को। पहली बात, कोहरे में धुंध की तुलना में अधिक नमी होती है, गलत है, ठीक है। धुंध केवल औद्योगिक क्षेत्रों में होती है, ऐसा कुछ यहाँ पर डिसाइड नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। कोहरा केवल एक बादल और जमीन यहाँ पर उसके आसपास यहाँ पर बनता है। कोहरा एक बादल है जो जमीन या उसके पास बनता है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। धुंध पूरी तरह से सूखी और धूल रहित होती है, एकदम गलत है। सिर्फ हमारा तीसरा स्टेटमेंट है 138 का, ये स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 139, निम्नलिखित में से कौन निम्बस बादलों की एक विशेषता है। निम्बस बादलों की जो विशेषता हो जाएगी ये हो जाएगी यहाँ से, ये घने काले होते हैं और अक्सर जमीन को छूते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 140 नंबर देखते हैं। 140 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर संवहनी वर्षा मुख्य रूप से बोल रहा है कि जो विश्व क्षेत्र है, ठीक है, इसमें दिन के यहाँ पर अपेक्षाकृत ठंडे समय दोपहर में बाद होती है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की हमारी जो तीव्र ऊष्मा है उसमें भूमि की जो सतह होती है वो गर्म होती है, गर्म सतह से संपर्क में आकर वायु ऊपर उठती है, जैसे यहाँ पर वायु ऊपर उठती है ये ठंडा हो जाता है, ठीक है। क्यूमुलस जो होता है
या फिर क्यूमलो निम्बस जिसको बोलते हैं, ये बादल बनाने के लिए संग्रहित हो जाता है, जिसके कारण हमारा अक्सर तड़ित और बिजली के कारण यहाँ पर साथ ही कम लेकिन तीव्र वर्षा होती है। इस प्रकार हमारा वर्षा अत्यधिक स्थलीकृत जो होती है ये अवधि में संक्षिप्त होती है। ठीक है, यहाँ से ये जो स्टेटमेंट होगा पहला वाला यहाँ से गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बोला ठंडे समय में दोपहर के बाद, ये गलत है। सेकंड, ऑरोग्राफिक वर्षा तब होती है जब नम वायु किसी पर्वत से टकराकर विवश होकर ऊपर उठती है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुवाद भाग में भारी वर्षा होती है, जबकि यहाँ पर पवन विमुख ढाल में विशिष्ट क्षेत्र पर बन जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पर्वत को पार करने के बाद वायु पवन विमुख ढाल पर उतरती है और गर्म होती है और शुष्क हो जाती है, जिससे क्या होगा, अवरोही हमारी शुष्क वायु परिणाम स्वरूप कम या बिल्कुल वर्षा नहीं होती है, जिससे क्या होगा, वर्षा छाया क्षेत्र के रूप में जनाता है। इस प्रकार वर्षा जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में वो आम बात है। ठीक है, और यहाँ पर स्थानीय जलवायु के लिए यहाँ पर प्रतिरूप को लेकर के एक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है इसको। सेकंड बात करेक्ट है, ओनली सेकंड करेक्ट है, पहली गलत होगी, तो यहाँ से 40 का आंसर हो जाएगा। पूछा सही कौन सा है, तो केवल 2 बी सी नंबर। 141, नीचे दिए गए कथन और यहाँ पर कारण। समुद्री तट स्थायी तटीय लक्षण है जो तलछट के निरंतर संचय से बनते हैं। पहले क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो होगा, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, है ना। पहली बात यहाँ से गलत है इसकी, राइट, क्योंकि यहाँ पर बोला समुद्र जो स्थायी तटीय लक्षण है ये तलछट के निरंतर संचय से बनते हैं, गलत है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र के स्थायी जो तटीय विशेषताएं में नहीं होती है और वे अत्यधिक गतिशील और भू आकृति होती हैं, जो प्राकृतिक बलों, लहर, ज्वार भाटा और तटीय जो धारा होती है उसके विशेषताओं के कारण यहाँ पर लगातार बदलती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर तलछट में निरंतर संचय बने रहते हैं, उनका लक्षण यहाँ से बोला पहला वाला, तो यहाँ से गलत होगा। दूसरी बात, समुद्र तट पर यहाँ पर मुख्य रूप से तलछट बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेत, कंकड़, है ना, कोलबस, अंतर्देशीय जो हमारी क्षेत्र नदियाँ हैं इनको द्वारा ले जाते हैं, और यहाँ पर जो पास की चट्टानें हैं उसकी तट रेखाओं के यहाँ पर लहर क्षरण के रूप में माध्यम से उत्पादित करते हैं। तो पहली बात यहाँ से जो तलछट है निरंतर संचय से बनते हैं, तो यह गलत होगा हमारा। अधिकांश समुद्र तट नदियाँ या लहर अपरदन द्वारा ले जाते हैं और यहाँ पर बनते मौसमी परिवर्तन का अधीन होते हैं, ये बात हमारी करेक्ट होगी, क्योंकि हमारे अधिकांश जो समुद्र तट है नदियाँ या लहर अपरदन द्वारा ले जाए जाते हैं और यहाँ पर पदार्थ से बने मौसमी परिवर्तन के अधीन होते हैं। सिर्फ सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, पहली बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा 141 का बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। 142, देखो यहाँ से जो टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो टॉपिक आप थोड़ा सा जाकर डीप में पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन जो बनाए गए ना ज्योग्राफी के, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन बहुत अच्छे फ्रेम किए गए, एकदम डीप में जाकर फ्रेम किए गए यूपीएससी लेवल का। ठीक है, तो जब थोड़ा सा आप इसको डीप में जाकर आप पढ़ोगे ना तो चीज़ें आपको समझ आएंगी। फर्स्ट टाइम अगर आपने पढ़ा तो चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी इस क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, इसलिए बोलो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप थोड़ा सा नई टॉपिक समझ आता है तो आप इनको डीप में कवर करो। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह निर्माण के चरणों का सही वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 का आंसर, ये गैस और धूल में जो ग्रह संग्रहित होते हैं और जो ग्रह का निर्माण करते हैं उसके लिए यहाँ पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ग्रहों का निर्माण में चरण जो होगा ये गैस और धूल जो संग्रहित हो जाते हैं और ग्रहों का निर्माण करने के लिए यहाँ पर जमा होते हैं, तो यहाँ से सी स्टेटमेंट इसका 142 का करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्रमिक अभिवृद्धि प्रक्रिया को जो अंततः ग्रह का निर्माण करने के लिए ले जाते हैं और यहाँ पर इसे ग्रही परिकल्पना के रूप में जाना जाता है, और ये ग्रह विज्ञान जो है उसमें जो व्यापक रूप से स्वीकार यहाँ पर इसको करता है। ठीक है, सी यहाँ से 142 का करेक्ट आंसर होगा। 143, एस तरंगे किसके माध्यम से यात्रा कर सकती है? एस तरंगे जो है ये यात्रा कर सकती है केवल ठोस में। ठीक है, भूकंप के दौरान हमारे उत्पन्न होने वाली 2 प्रकार की तरंगे भौतिक तरंगे होती हैं, एक तो पी तरंगे और एक एस तरंगे। पी तरंगे जिन्हें प्राथमिक तरंगे के रूप में भी जाना जाता है, जो सबसे तेजी से यहाँ पर यात्रा करती है और पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाली पहली तरंगे होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसके विपरीत हमारी एक होती है एस तरंगे, ये द्वितीयक तरंगे और थोड़ी देर बाद आती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये तरंगे जो होती हैं ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही यात्रा कर सकती हैं। 144, चट्टानों के संबंध में अपवर्तन को संदर्भित करता है कौन सा? अपवर्तन को जहाँ पर संदर्भित करता है ये हो जाएगा यहाँ से भौतिक अपक्षय के कारण जो हमारे वक्र चट्टान है उसका फटना, ये हमारा क्या होगा, चट्टानों के संदर्भ में अपवर्तन को संदर्भित करता है। क्या होगा, सी यहाँ से 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 145, नीचे दिए गए कथन और यहां पर कारण दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। मृदा एक गतिशील और निरंतर विकसित होने वाली वस्तु है जो विभिन्न जीवों के रूप में समर्थन करती है। पहला क्या होगा, 145 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, चट्टानों के टूटने से मृदा बनती है और मृत पौधे पशु पदार्थ अलावा ह्यूमस बनाने की मदद मिलती है, जिससे क्या होगा, मृदा
उपजाऊ हो जाती है हमारी, ठीक है। दोनों बात हमारी देखो मृदा को लेकर के कर रहा है ना, दोनों यहाँ पर बात है जो ये मृदा को लेकर ही कर रहा है कि मृदा ऐसी है और ये चट्टान को बनने से, तो दोनों बातें इसकी व्याख्या भी कर रहा है और दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 146, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त ऊर्जा को संदर्भित करता है। आंसर हो जाएगा 146 का से बी स्टेटमेंट, सूर्य तप इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सूर्य तप आने वाले जो हमारे सौर विकिरण है इसको कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा को संदर्भित करता है और पृथ्वी के शॉर्ट वेव विकिरण के रूप में सूर्य से प्राप्त होता है। बी यहां से करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 147, उर्सा मेजर एक उदाहरण किसका। उर्सा मेजर हमारा जो उदाहरण होगा ये नक्षत्र का उदाहरण है। किसका उदाहरण, नक्षत्र। नक्षत्र हमारे आकाश में तारों का एक मान्यता प्राप्त समूह या पैटर्न होता है जिसका अक्सर सांस्कृतिक या पौराणिक महत्व होता है। ऊर्जा मेजर उत्तरी गोलार्ध में सबसे प्रसिद्ध और यहाँ पर आसानी से पहचाने जाने वाले योग के नक्षत्र में से एक माना जाता है। इसमें प्रसिद्ध क्षुद्र ग्रह नक्षत्र के भीतर यहाँ पर एक प्रमुख पैटर्न होता है जिसे बिग डिपर कहा जाता है। तो यहाँ से बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। 148, पृथ्वी के कोड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। देखो पृथ्वी के कोड के बारे में यहाँ पर जो सी स्टेटमेंट यहाँ पे बोला है, पृथ्वी का कोड मुख्य रूप से निकल और लोहे से बना होता है। ये स्टेटमेंट हमारा इसका 148 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का कोड जो लगभग है 2900 किलोमीटर की गहराई से शुरू होता है और यहाँ पर मुख्य रूप से निकल और लोहे में से बना होता है, इसलिए यहाँ पर इसे अक्सर निफ परत यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 148 का सी करेक्ट है। 149 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा सील्ड ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का डी, मोना लोआ यहाँ पर सील्ड ज्वालामुखी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सील्ड ज्वालामुखी हमारा व्यापक धीरे धीरे ढलान वाले जो हमारे भूआकृतियाँ होती हैं, जो मुख्य रूप से तरल बेसाल्टिक लावा से बने होते हैं, वे कम विस्फोटक होते हैं। याद रखना है, पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर जल जो वेंट से प्रेस करता है तो वे अपने अस्थायी रूप से विस्फोटक बन जाते हैं, याद रखना है। मोना लोआ जो है और मोना किया, राइट, जैसे हवाई ज्वालामुखी अपने द्रव लावा और जो हमारे चौड़े गुंबद है उसके आकार की उपस्थिति के कारण यहाँ पर इन ज्वालामुखी के कारण यहाँ पर में उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में जानते हैं। तो यहाँ से डी इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्वेश्चन 150 लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। बाथोलिथ ये हमारे ग्रेनाइटिक पिंड होते हैं जिनका पृथ्वी की भूपरपटी में गहराई की शीतलन होता है और ऊपरी परतों में अपरदन के कारण यहाँ पर बात प्रकट होते हैं। पहली बात क्या होगी, 150 की पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, ये सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक फैले होते हैं और यहाँ पर इनकी जो गहराई होती है कई किलोमीटर तक भी हो सकती है, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही है। लेकोलिथ, ये बैथोलिथ की बात कर रहा था, यहाँ पे लेकोलिथ है। ये लेकोलिथ ये गुंबदाकार अंतर्वेदी पिंड होते हैं जो आधार से एक नलीनुमा मार्ग द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से जाएगा, ये भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं। भारत में हमारा कर्नाटक जो पठार है ग्रेनाइट निर्मित कई गुंबदों का यहाँ पर उदाहरण को प्रस्तुत करता है इसका, ठीक है। किसका, ये लेकोलिथ का, ठीक है। दोनों बात हमारी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 150 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है, राइट। तो इस टाइप से देखो 150 जो क्वेश्चन है दृष्टि है इसके, पार्ट 1 में मैंने करा चुका थे, करीब 72 इस क्वेश्चन करा चुका था मैं। यहाँ से 73 के आसपास से मैंने क्वेश्चन कराए, राइट। 150 तक क्वेश्चन आपके पूरे हो गए और यहाँ पर आपको पूरे कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे जो मे का ये से उसका टेस्ट पेपर, ठीक है। यहाँ से आपको कवर कर लेने पूरे अच्छे से। और जो टॉपिक मैंने बताया, टॉपिक आपको अगर नहीं समझ आते, टॉपिक आप डीप पे जाके अच्छे से टॉपिक को कवर करो और कुछ की पॉइंट जो बताएं, की पॉइंट अपना नोट करके एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हो, जिससे आपको जब प्रीलिम्स दोगे तो उस टाइम पे आप उनका रिवीजन कर पाओगे अच्छे से आप, ठीक है। क्योंकि टेस्ट का रिवीजन करने का टाइम इतना नहीं मिलता है, इसलिए आप जो करते जा रहे हो तो एक पेज 2 पेज का अपना अच्छा सा की पॉइंट करके नोट्स बनाते रहो, राइट। बाकी कुछ और पूछना है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हो। और मेंटरशिप जो मैं चला रहा हूँ उसमें डेली टॉपिक देता हूँ, मेंटरशिप डेली का टॉपिक इंपॉर्टेंट, वो आप यहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।